हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। तो बेटा, आज बारी है हमारी फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 3 की सेकेंड स्टोरी की, जिसका टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन। ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है स्टूडेंट्स, और इसीलिए शायद आप लोगों को इसका और भी ज्यादा बेसब्री से वेट था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, इनफैक्ट कमेंट्स भी आए हैं कि मैम जल्दी से इस वीडियो को लेकर आओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ब्लैक एरोप्लेन पे आप वीडियो बना दो और हमें बता दो कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, वो पायलट कौन था और गायब कहाँ हो गया, हमें जानना है। तो आई एम श्योर अब ये वीडियो चूंकि आ गया है तो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या है, इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये मिस्ट्री पहुंच सके। इसके अलावा आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑलराइट देन, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 3 की सेकंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। इस स्टोरी को लिखा है फ्रेडरिक फॉसाइट ने। ये स्टोरी बेसिकली एक ऐसे पायलट की है जो पेरिस से लंदन जा रहा होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो वहां जाकर अपनी फैमिली से मिलने वाला होता है। तो शायद काफी टाइम से वो अपनी फैमिली से नहीं मिला है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड होता है कि जब तक ब्रेकफास्ट टाइम होगा ना, तब तक मैं अपने घर तक पहुंच जाऊंगा और फिर मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा अपनी फैमिली के साथ। सो ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब यहाँ पर वो पेरिस से कब उड़ान भरता है, बेसिकली फ्रांस से कब उड़ान भरता है, 1:30 AM, यानी वो जो रात वाली सुबह होती है ना, जब अंधेरा होता है और सुबह भी होती है, यानी 1:30 AM, इस टाइम पे वो फ्रांस से उड़ान भरता है। एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली, कि फाइनली मैं अपनी फैमिली से मिलूंगा एंड फाइनली आई विल हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद देम। लेकिन उसने जैसा प्लान किया था वैसा कुछ होता नहीं है। क्या होता है, जब उसने उड़ान भरी होती है उस टाइम पे तो मौसम एकदम बढ़िया होता है, स्काई वाज क्लियर, एवरीथिंग वाज फाइन, द वेदर वाज फाइन। लेकिन जब उड़ान भर लेता है उसके बाद जो है मौसम खराब होने लगता है एंड काफी बादल घेर आते हैं। एज ही क्रॉसेस पेरिस ही सीज डार्क क्लाउड्स, अ साइन ऑफ अ कमिंग स्टॉर्म। He doesn't entertain the idea of turning back because he is attracted to the English breakfast. Now, he saw the dark clouds and he could return to Paris, but he didn't. क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड भी था, इतना ज्यादा खुश भी था, और वो नहीं चाहता था कि किसी भी वजह से उसका ये जो फैमिली से मिलना है ना, वो किसी भी वजह से कैंसिल हो जाए। इस कारण से उसने उन डार्क क्लाउड्स को इग्नोर कर दिया। नाउ दोस डार्क क्लाउड्स वर द सिग्नल ऑफ व्हाट, स्टॉर्म, कि भाई तूफान का एक संकेत दे रहे थे कि इतने घने बादल हैं तो तूफान आ सकता है। लेकिन हमारे पायलट ने उसे इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपने पायलट के बारे में एक बात बताती हूँ। हमारा पायलट, ही इज अ वेरी ब्रेव एंड करेजियस पायलट एंड अ वेरी गुड पायलट, बहुत ही अच्छा पायलट है। लेकिन इस मोमेंट पे जो डिसीजन उसने लिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके इस डिसीजन की वजह से सबकी जो जान है, जितने भी पैसेंजर्स हैं, उन सबकी भी जान जो है वो खतरे में ही डाल देता है कहीं ना कहीं। अगर उसको इंडिकेशन मिल रहा था कि आगे मौसम इतना खराब हो सकता है कि शायद मुश्किल रहे फ्लाई करना, तो उसको यही डिसीजन लेना चाहिए था कि लौटकर वापस पेरिस आ जाए। लेकिन वो ये डिसीजन लेने की बजाय उसके ऊपर उसके इमोशंस ज्यादा हावी हो जाते हैं कि मुझे मेरी फैमिली से मिलना है, उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना है। नाउ किसको अच्छा नहीं लगेगा अपनी फैमिली के साथ इतने दिनों बाद मिलना और उनके साथ ब्रेकफास्ट करना। ऑफ कोर्स एवरीवन विल एंजॉय, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स लाइफ, राइट। इतनी भारी कीमत चुका के तो आपको ये नहीं करना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारे पायलट ने जो ये डिसीजन लिया ना कहीं वो एकदम गलत है, ठीक है। एंड फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू द डिसीजन टू रिटर्न टू पेरिस वुड हैव बीन राइट। वापस पेरिस लौटकर अगर आ जाता तो वो सही डिसीजन होता, बट his mind is clouded by his dreams and he does not want to delay reaching London. लेकिन उसके दिल पे, दिमाग पे पूरी तरीके से लंदन पहुंचने का खुमार छाया हुआ था कि मैं कितनी जल्दी वहां पहुंच जाऊं, और इसीलिए उसने बाकी पैसेंजर्स की लाइफ्स को भी खतरे में डाल दिया एंड गोज स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा अपने प्लेन को लेकर उन काले घने बादलों में चला गया। और वहां पर तूफान आया हुआ था। अब इतने काले घने बादल थे तो उसको कुछ प्रॉपरली दिखाई ही नहीं दे रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, राइट।
Everything goes dark. He cannot see anything. All his navigation instruments stop working and he loses control of the plane. अब हुआ ये कि ऐसे तूफान में आने पर क्या हुआ, जितना भी उसका जो कंट्रोल पैनल होता है ना, जिस पर सारी फंक्शन कीज जो होती हैं, ठीक है, वो सारा कंट्रोल पैनल ही खराब हो गया और वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। ऐसे में हमारा पायलट डिसाइड करता है कि जो पेरिस कंट्रोल रूम है ना, मुझे उसको कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, कहाँ जाऊं, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, डायरेक्शंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो उसने पेरिस कंट्रोल एजेंसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट सिंस उसका पूरा जो कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल पैनल ही काम करना बंद कर दिया था इस टाइम पे, और पूरा कंट्रोल पैनल फेल हो गया था, सारे फंक्शंस फेल हो गए थे, इसलिए वो पेरिस कंट्रोल एजेंसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अदरवाइज अगर वो कांटेक्ट कर पाता तो शायद वो लोग हमारे पायलट की कुछ हेल्प कर पाते और उस खतरनाक मौसम से, ऐसे तूफान से उसको बाहर भी निकाल पाते, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाया, राइट। आगे क्या होता है, इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सॉ अनदर एरोप्लेन। अब यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक मौसम के अंदर जहां उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, अचानक से उसे एक ब्लैक एरोप्लेन नजर आता है, और जब वो गौर से देखता है तो उस प्लेन के अंदर उसे जो पायलट बैठा हुआ है वो पायलट भी नजर आने लगता है, और वो पायलट इस तरीके से वेव भी करता है हमारे पायलट की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमारे वाले पायलट को थोड़ी सी तसल्ली सी, राहत सी मिलती है कि चलो यार कोई तो है, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो है। और जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो इसी तरीके से जो वेव करता है, उसका सिग्नल कुछ इस तरीके का होता है कि डोंट वरी, जस्ट फॉलो मी, कि भाई तू ज्यादा चिंता मत कर, तू तो मेरे पीछे हो ले, मैं जैसे जैसे आगे जाता जाऊं तो तू मेरे पीछे पीछे आता जा, चिंता मत कर, और मैं तेरे को इस भारी भरकम स्टॉर्म से बाहर निकाल लूंगा। अब वो ब्लैक एरोप्लेन का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से होता है कि वो एक तो पूरा ब्लैक ही होता है, इसके अलावा उसके ऊपर कोई इंडिकेटिंग लाइट्स भी नहीं होती। जैसे इंडिकेटर्स होते हैं ना, अपने व्हीकल्स में भी होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उसी तरीके से प्लेन के ऊपर भी इंडिकेटिंग लाइट्स होती है जो विंग्स के ऊपर लगी होती है। आपने गौर भी किया होगा, वो लाइट्स वगैरह, इंडिकेटिंग लाइट्स कुछ भी नहीं था उस प्लेन के ऊपर, ठीक है। वो एकदम झक काला एरोप्लेन, उस पर ना तो कोई साइन नजर आ रहा था हमारे पायलट को, ना ही कुछ उसकी आइडेंटिफिकेशन समझ में आ पा रही थी, कुछ भी नहीं। और हमारा पायलट कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उस मोमेंट में उसे सिर्फ उस तूफान से बाहर निकलना था। तो जैसा ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने कहा कि फॉलो मी, वैसे ही हमारे वाले पायलट ने किया। ही फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मतलब एक अच्छे प्यारे बच्चे की तरह, जैसे जैसे जहां जहां ब्लैक एरोप्लेन जाता जा रहा था, पीछे पीछे हमारा वाला पायलट अपने ओल्ड डेकोटा को लेकर जाता जा रहा था। हमारा वाला पायलट जो है ना, उसका प्लेन क्या है, ओल्ड डेकोटा, राइट। So he was also panicking because there was very less amount of fuel left. अब थोड़ी देर बाद अगली दिक्कत क्या आई, हमारा पायलट ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो तो कर रहा था बढ़िया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखता है कि अरे मेरे वाले प्लेन में तो फ्यूल ही खत्म होने वाला है, और अगर फ्यूल खत्म हो गया तो मुझे ये प्लेन लैंड कैसे करवाना है, इस बात पर ज्यादा विचार ही नहीं करना पड़ेगा, ये तो अपने आप खुद ब खुद ही लैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी उसके सामने कि भाई फ्यूल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा प्लेन जो है वो क्रैश भी हो सकता है, राइट। लेकिन कुछ ही समय बाद वो देखता है कि वो उन घने बादलों से बाहर आ चुका है और उसको अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, इनफैक्ट उसको रनवे भी प्रॉपरली नजर आ रहा होता है कि भाई अब मैं अच्छे से यहाँ पर लैंड करवा पाऊंगा अपने प्लेन को, लेकिन उसको जो चीज नजर नहीं आ रही होती है इस टाइम पे, वो है ब्लैक एरोप्लेन। कि मैं जिस प्लेन को फॉलो करते करते इस तूफान से बाहर निकल के आ पाया, वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया और वो पायलट कहाँ पर है, तो ये कहाँ गायब हो गया अचानक से। लेकिन इस मोमेंट के अंदर वो उसके बारे में नहीं सोच सकता, पहले तो उसे अपना प्लेन ही लैंड करवाना है। अपना प्लेन लैंड करवाने के बाद सबसे पहले हमारा वाला पायलट कंट्रोल रूम की तरफ भागता है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन उसे दिखा था वो कहाँ पर है, उसका पायलट कौन है। तो जैसे ही वो कंट्रोल रूम में पहुंचता है, वहां पर एक लेडी बैठी होती है और उस लेडी से वो सारी चीजें इंक्वायर करने लगता है कि मैम वेयर इज द अदर एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन। तो उसकी बातें सुनकर पहले तो वो जो लेडी है वो एकदम ही चौंक जाती है कि ये क्या पूछ रहा है, और थोड़ी देर बाद आंसर करती है कि सर
कौन सा ब्लैक एरोप्लेन? ऐसे खतरनाक मौसम में सिर्फ एक ही इंसान है जो प्लेन लेकर बाहर निकला और वो है आप। और इस बार बारी थी हमारे पायलट को सरप्राइज होने की कि कैसे हो सकता है कि जिस ब्लैक एरोप्लेन को मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, जिसे फॉलो करते करते मैं उन काले घने बादलों से बाहर निकल आ पाया और इतने खतरनाक तूफान से बच पाया, वो ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? और इसी नोट पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। सो द मिस्ट्री हियर इज कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था? क्या सचमुच में था, नहीं था? और अगर था तो गायब कहाँ हो गया? और हमारे जो पायलट ने देखा, वो क्या देखा फिर? क्योंकि यहाँ पर तो लेडी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। सो हियर द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर इज दिस मिस्ट्री, कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो एंड तक, इस चैप्टर के आखिर तक सॉल्व नहीं होती। अब आई एम श्योर आपको ये मिस्ट्री जाननी होगी कि एक्चुअल में होता क्या है, तो वो हम इस एक्सप्लेनेशन में नहीं, आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू जानेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, What is the theme of the chapter Black Aeroplane? Explain. तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये एक मिस्टीरियस कहानी है. It is a mystery story and the pilot of Old Dakota was caught in the storm and he was helpless as his instruments had stopped functioning and he did not know what to do. And suddenly he saw a black aeroplane flying next to him. It was a strange plane flying in the storm without lights. तो हमारा ओल्ड डेकोटा वाला जो पायलट है वो देखता है कि इतने खतरनाक तूफान में उसी के प्लेन के बराबर में एक ब्लैक एरोप्लेन आ गया है। उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई भी लाइट्स नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है, कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो प्लेन किसका है, क्या है, कहाँ से है। और हमारे ओल्ड डेकोटा के जितने भी फंक्शंस हैं, पूरी तरीके से सारे कंट्रोल्स जो हैं फेल हो चुके हैं। तो ये बेचारा मजबूर है, हमारा वाला पायलट। और ऐसी मजबूरी में वो जब एक और पायलट को देखता है तो थोड़ी सी उसे संतुष्टि सी मिलती है कि चलो कोई तो आया। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प्ड हिम इन लैंडिंग सेफली। On landing, he turned back to look for the friend, but he had disappeared. The black aeroplane had gone. The lady in control center told him that he was the only one flying that night. कि क्या होता है कि ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट होता है वो अपने प्लेन सहित गायब हो जाता है एकदम। जैसे ही तूफान से बाहर आता है हमारा पायलट, वो देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन कहीं नहीं है और उसके बारे में जब वो इंक्वायर करने भी जाता है कंट्रोल रूम में, तो कंट्रोल रूम में बैठी हुई लेडी बताती है कि कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, सिर्फ एक ही प्लेन था और वो सर आपका प्लेन था, ओल्ड डेकोटा। वही प्लेन था जो इस तूफानी रात में उड़ रहा था। एंड देयर वाज नो अदर प्लेन। He could not understand who helped him and it was really a big mystery. तो हमारा पायलट तो समझ ही नहीं पाया कि भाई ये क्या हुआ। It was really a big mystery. ये बहुत ही बड़ी गुत्थी थी उसके लिए, बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी। Now, who do you think helped the narrator to reach safely? आपको क्या लगता है कि कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन जो था, उसमें जो पायलट था, वो सब पायलट प्लेन कौन थे? कौन वो? कोई जादू हुआ था, कोई मैजिक हुआ था, क्या था? क्योंकि फॉर गॉड सेक इट्स अ प्लेन, कोई नीडल या सेफ्टी पिन नहीं है कि गायब हो जाए हवा में, राइट? तो हुआ क्या? तो ये देखो आंसर। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर। देखो चैप्टर के अंदर कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है इसके बारे में, ठीक है? तो हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, राइट? तो क्लियरली तो कहीं नहीं लिखा है, बट शायद ऐसा कुछ हुआ हो कि probably it was the narrator himself that helped him to overcome the fear in the storm as no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane. अब रडार में भी कोई भी दूसरा प्लेन कैप्चर नहीं हुआ था, सिर्फ ओल्ड डेकोटा ये प्लेन ही कैप्चर हुआ था कि भाई यहाँ से इस जगह से एक प्लेन उड़ रहा है और वो प्लेन कौन सा है? ओल्ड डेकोटा है। अगर कोई दूसरा प्लेन होता तो वो भी रडार के अंदर दिखाई देता। In that fearsome situation, he might have been hallucinating. He himself was a good pilot and brave enough who helped himself land safely. तो यहाँ पर एक और चीज ये हमारे सामने आती है कि हो सकता है ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफैक्ट हमारा जो ओल्ड डेकोटा का जो पायलट है उसी के ही इमेजिनेशन का एक हिस्सा है कि हमारे पायलट ने एक इमेजिनेशन की और उसे लगा कि सामने कोई ब्लैक एरोप्लेन है, बट एक्चुअल में वो था ही नहीं। अब हो सकता है आप यहाँ ये सोच रहे हो कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगी, उससे आप समझने की कोशिश करना, ठीक है?
यहाँ पर पहली चीज तो ये कि आपने हमेशा सुना होगा कि हमेशा आपको अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। अदरवाइज नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी तो उसका असर आपके काम पर भी आएगा, और अगर काम पर नेगेटिव असर आया तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही निकलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सपनों की। सपने जो होते हैं कभी भी हमें क्लियरली नजर नहीं आते हैं, धुंधले से होते हैं, एकदम रिडल की तरह। बहुत ही रेयर केस ही ऐसा होता है जब हमें एकदम क्लियर सपना नजर आ रहा हो, अदरवाइज पजल की तरह ही वो दिखाई देते हैं, एकदम उलझे हुए से। लेकिन फिर भी हम हमेशा उन सपनों को फ्यूचर से लिंक करके देखते हैं कि आज तो बड़ा अच्छा सपना आया, जरूर कुछ अच्छा होगा, या ये तो बहुत ही खराब सपना आया, शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो हमसे ये कहा जाता है ना कि जो बुरे सपने हैं उस पर ज्यादा गौर मत करो, मतलब नेगेटिव थॉट को ज्यादा हावी मत होने दो, वरना काम भी नेगेटिव होगा और उसका असर भी जो है वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना। थर्ड एग्जाम्पल, कि कई बार जब हमें घर की सफाई करनी होती है ना तो हम बहुत आलस करते हैं, अरे कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे 3-4 दिन बाद तो संडे आने ही वाला है, संडे को सफाई करेंगे, है ना। तो ऐसे करते करते कई बार महीने भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा वो सफाई वाला मुहूर्त ही नहीं बैठता। लेकिन फिर अचानक से एक दिन मेहमान आने की सूचना आती है कि अरे 10 मिनट में, 15 मिनट में ना वो लोग मिलने के लिए आने वाले हैं। उस टाइम पे हमारी जो सफाई की जो स्पीड होती है ना, वो जुप से ऐसी एक्सीलरेट करती है कि पूछो नहीं। मतलब जो काम महीनों से हम टाले जा रहे थे ना, वो 10-15 मिनट में हम निपटा ही डालते हैं। सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। उसे पता है कब, कैसे, कहाँ, क्या करना है, कि हम जिस तरीके की कमांड हमारे ब्रेन को भेजेंगे वो उसी तरीके से परफॉर्म करता है। अगर पॉजिटिव कमांड भेजेंगे तो पॉजिटिवली बिहेव करेगा, नेगेटिव कमांड भेजेंगे तो नेगेटिवली बिहेव करेगा। अब इस पूरी सिचुएशन को हम हमारे ओल्ड डेकोटा के पायलट के साथ अगर एसोसिएट कर कर देखते हैं, तो हमारा जो पायलट था वो एक ऐसी सिचुएशन में था जहां से उसे कोई दूसरा पायलट ही निकाल सकता था, कोई और इंसान उसकी हेल्प नहीं कर सकता था इस टाइम पे। और उस पायलट का दिमाग ये बात जानता था, वो अंडरस्टैंड कर रहा था, दैट ब्रेन वाज अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, द नीड ऑफ दिस अर्जेंसी। और इसीलिए उसकी कॉन्शियंस ने एक ब्लैक एरोप्लेन को इमेजिन करना शुरू कर दिया, राइट। तो यही कारण था जिसकी वजह से जो हमारा ओल्ड डेकोटा का पायलट है वो अपने आप की ही हेल्प कर पाया। देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, कोई ब्लैक एरोप्लेन एक्चुअल में नहीं था, ये उसकी खुद की एक इमेजिनेशन थी। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गई होगी ये मिस्ट्री कि वो ब्लैक एरोप्लेन और उसमें बैठा पायलट कौन था। वो हमारे ही वाले पायलट की एक इमेजिनेशन थी। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करते हैं और इस वीडियो को भी यहाँ पर एंड करते हैं। आई एम श्योर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना है। बाकी जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और अगर इस मिस्ट्री को लेकर अभी भी कोई डाउट रह गया है सो नो इश्यूज, बिंदास पूछो, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कर देना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।